साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग पार्ट 2 में कृषि के बारे में। और कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जुड़े प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में, वो है भारत में कृषि श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। मतलब जो किसान हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए वो हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कृषि श्रमिक यानी कि किसान। ठीक है, जो किसानी करते हैं, जो श्रमिक हैं, दूसरे के खेत में काम करते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो कृषि श्रमिक श्रमिक को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की भूमि पर केवल एक श्रमिक मजदूर के रूप में कार्य करता है। केवल, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, केवल मजदूर के रूप में कार्य करता है तथा अपने श्रम यानी कि काम के बदले रुपए प्राप्त करता है या अनाज प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं कृषि श्रमिक। किसान तो होता है अपने खेत में काम करने वाला, ठीक है, और कुछ होते हैं कृषि श्रमिक। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसके साथ साथ वो क्या करता है, खेतों की देखभाल करता है, ठीक है, जोखिम उठाता है। तो जो किसान होता है वो जोखिम उठाता है और जो मजदूर होता है उसके खेत में काम करता है। तो कार्य के संचालन, देख रेख या लाभ हानि के जोखिम के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ना ही श्रमिक को उस भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त होते हैं कि भैया फसल खराब हो गई या इस साल उसको काम नहीं मिला तो उसके पास, सरकार के पास जाकर के मुआवजे की वो क्लेम नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं कृषि श्रमिक। जो भूमि नहीं है जिसके पास, वो दूसरे के खेत पर काम करता है और कोई भी विपरीत स्थिति बनती है तो वो उसको मतलब जिसके खेत हैं वो तो प्राप्त कर लेता है सरकारी सहायता, लेकिन ये लोग प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये इनकी डेफिनेशन में ये आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब कृषि श्रमिकों की समस्याएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर में कई बार पूछा गया। पहले ये मौसमी रोजगार है, साल भर काम नहीं मिलता बेचारे, सीजन साल में 2 बार 3 बार ही इनको काम मिलता है। उनकी मांग फसल की बुआई और कटाई के समय ज्यादा होती है। 40 दिन का काम होता है, 4 महीने वो बेकार रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, बेचारे कर्ज के बोझ के तले दबे होते हैं, ऋण ग्रस्तता जिसे हम कहते हैं। तो भारतीय कृषि श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है, वे वर्ष में कई महीने बेरोजगार रहते हैं। इस कारण वो निर्धनता उनकी बढ़ती जाती है। अपने सामाजिक कार्य के लिए वे विवाह, जन्म आदि के उसमें महाजनों से ऋण लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनके ऊपर ऋण बढ़ता चला जाता है। 2005 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी NSSD की, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो कृषक परिवार हैं भारत में, उन पर प्रति सदस्य 12,585 रुपए का कर्ज औसतन, ये रिपोर्ट में कहा गया। तीसरा कारण क्या है समस्या, कृषकों की तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कम मजदूरी मिलती है। भारत में कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर बहुत नीचे है, जो उनकी लिंग आदि से निर्धारित होती है। मतलब अगर फीमेल है तो और कम मिलेगा, मेल है तो और कम मिलेगा, बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो और कम मिलेगा। तो बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों को हमेशा मजदूरी कम मिलती है। उनसे उनकी आवश्यकता के अनुसार काम नहीं कराया जाता, उनकी आवश्यकताएं इससे पूरी होती नहीं है। इस कारण से उनका जीवन स्तर निम्न रहता है, स्वास्थ्य की दिक्कतें होती हैं, श्रम की कुशलता में कमी देखी जाती है, उस मन से काम नहीं कर पाती। कृषि श्रमिकों के सामने चौथी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आवास की समस्या। कहाँ रहेंगे, चारों के पास पक्का घर नहीं होता। कृषि श्रमिकों की आवासीय स्थिति दयनीय होती है। इनके मकान कच्ची मिट्टी के बने होते हैं और जिनमें सर्दी, गर्मी, बरसात की सुरक्षा का अभाव होता है। समस्त परिवार एवं पशु रात के समय एक ही मकान में रहते हैं, जिससे वातावरण क्या होता है, दूषित होता है। तो अन्य तरह की बीमारियां फैलती हैं, हैजा, टाइफाइड, है ना। ये समस्या है इनके सामने। पांचवी बड़ी समस्या क्या है इनकी, मजदूरी, मजदूरों की छटनी। औद्योगिक श्रमिकों को कभी कभी बेकारी का सामना भी करना पड़ता है। कारखानों में कभी उद्योग में घाटे की स्थिति, कभी वस्तु की मांग की कमी हो जाने के कारण उद्यमी कारखानों को बंद कर देते हैं। इस स्थिति में श्रमिकों की को स्थायी या अस्थायी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो आर्थिक समस्या तो उनको
झेलनी ही पड़ती है। अभी कोरोना काल में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उत्पन्न हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना। अब अगला, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कृषि श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर की समस्या है ना, कृषि से जुड़े लेबर्स की समस्या, जो गांव में अपने गांव वापस लौटे हैं उनको रोजगार कैसे देगी सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है माइग्रेंट लेबर का, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो वो भी कृषि श्रमिक बन जाएंगे, अपने गांव में खेतों में काम करेंगे, किसी दूसरे के खेत में काम करेंगे, है ना। तो भारत के स्वतंत्र होने होते ही सरकार ने जिन प्रमुख कार्यों में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, वो क्या किया उन्होंने, मजदूरों का कल्याण करना, सबसे ज़्यादा उन पर ध्यान दिया। सरकार ने पहला कदम क्या उठाया, बंधुआ मजदूर प्रथा का अंत किया। गांव में भूमिहीन मजदूरों की एक बड़ी संख्या होती थी, जो बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करती थी। जुलाई 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से ये घोषणा की कि अगर कहीं बंधुआ मजदूरी पाई गई तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो बंधुआ मजदूरी कराता है। ठीक है, और अगर बंधुआ मजदूर पाएगा तो उनको मुक्त कराया जाएगा। तो इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी करके बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया है। एक ऑर्डिनेंस निकाल करके इस प्रथा को भारत में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, भूमिहीन श्रमिकों के लिए भूमि की व्यवस्था सरकार ने की, है ना। सरकार ने जोतों की सीमा का निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों को बांटा। जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी किया सरकार ने, भूदान ग्राम दान आंदोलन वगैरह चलाए, भूमिहीन श्रमिकों में उसको बांटा गया। इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन श्रमिकों को भूमि प्रदान की गई सरकार के माध्यम से, ताकि वो खेती बाड़ी के काम में जुड़े रहें। कृषि श्रमिक सहकारिता संगठन बनाए गए। कृषि श्रमिक सहकारी समिति लघु सीमांत कृषकों, ग्रामीणों तथा श्रमिकों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से पूरे भारत में सहकारिता समिति बनाई गई। ऐसी समितियां नहरों और तालाबों की खुदाई, सड़कों के निर्माण आदि के ठेके लेती हैं, जिसमें श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, रोजगार मिलता है इनको। भारत में 213 ऐसी समितियां बनाई गई हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी मदद कर रही हैं। कृषि श्रमिकों की सहायता करने हेतु कुटीर और लघु उद्योगों का विकास हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर लघु उद्योगों का विकास का कार्य प्रारंभ किया है। ऋण मुक्ति कानून बनाया है। कृषि श्रमिकों को ऋण मुक्ति कानून के तहत बहुत सारे उनके ऋण जो हैं खत्म किए गए हैं। अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया गया है इसको। इस कानून के अनुसार जिन श्रमिकों की वार्षिक आय कितनी है, 2400 या इससे कम है, उनके पुराने जितने भी ऋण हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। सन 1975 में लघु कृषकों, भूमिहीन कृषकों और कारीगरों पर महाजनों के ऋण से मुक्ति की घोषणा की गई। ठीक है, कृषि मजदूरों के जीवन स्तर को सरकार ने विभिन्न कानून बना करके उन्हें लागू कर करके सुधारने का प्रयास किया। ये सारे प्रयास सरकार ने किए, ये मेंस में आपको लिख के आना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और पिछली परीक्षाओं में भी आया है। एक और प्रश्न जो कई बार 3 नंबर में और 6 नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसानों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 1998 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, वाणिज्य बैंक करते हैं, कॉमर्शियल बैंक करते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, आरआरबी करते हैं, रीजनल रूरल बैंक करते हैं। तो ये योजना इन बैंक्स के माध्यम से संचालित हो रही भारत में। इस स्कीम की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा की गई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र में काम करने वाला बहुत बड़ा बैंक है। किसानों को उनकी भूमि के आधार पर दिया जाने वाला यह ऋण है, जिसमें न्यूनतम राशि 5000 रुपये दी जाती किसानों को। ठीक है, अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसानों को दिया जाता है, जो अधिक उत्पादन करते हैं उनकी भूमि के आधार पर उनको ऋण दिया जाता है। प्राप्त ऋण का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक की खरीदी में करते हैं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। कार्ड की वैधता कितनी होती है, 3 साल तक कार्ड वैलिड होता है, और इसमें विड्रॉल 12 महीने में आप करा सकते हो। हर 12 महीने के बाद
पैसा दे करके आप विड्रॉल करा सकते हो। मतलब इसकी लिमिट कितनी होती है, 12 माह में आपको ऋण चुकाना ही पड़ता है। ऋण किस आधार पर मिलता है, जोत फसल का प्रारूप, वित्त की श्रेणी, ये डिसाइड करता है कि आपको कितने का ऋण मिलेगा। प्राकृतिक आपदा, अन्य कारणों से होने वाली फसल को नुकसान, ये भी इसका एक जो है इसमें ऋण का पुनर्निर्धारण करने की इसमें व्यवस्था की गई। इसके अलावा कृषि लागत में वृद्धि होने पर ऋण की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब मान लीजिए महंगा हो गया कृषि कार्य करना, क्या हो जाए, मान लीजिए महंगा हो जाए, तो इसमें कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाती है। ठीक है, जारी करने वाला बैंक अथवा उसके द्वारा नामित अन्य शाखाओं से बैंकिंग कार्य के लिए किए जाने वाले प्रावधान, इसके अलावा स्लिप और चेक के माध्यम से भुगतान करने की इसमें व्यवस्था है। जो हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, 3 नंबर से 6 नंबर में ये पूछा जाता है। ये पर्याप्त जानकारी मैंने आपको दे दी। अब मैं बात करता हूँ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3 नंबर में भी पूछा जाता है, 6 नंबर में भी पूछा जाता है और 15 नंबर में भी पूछा जाता है। इसको तीनों हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के तहत इसको हम पढ़ेंगे। तो भारत में खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी और पूंजी कितनी लगाई थी भारत सरकार ने उस समय, 100 करोड़ रुपए की पूंजी लगा करके इसकी शुरुआत की गई थी। यह सरकार की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो खाद्यान्न के क्रय विक्रय का काम करती है। ठीक है, अब ये खाद्यान्न खरीदती है कहाँ, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ठीक है, और इसी खरीदी के बाद पीडीएस सिस्टम, फूड सिक्योरिटी का जो कानून है, जिसमें हम अनाज सस्ते दामों में उपलब्ध कराते हैं, वो इसी के माध्यम से होता है। तो खाद्य सुरक्षा कानून हमने बनाया था। खाद्य सुरक्षा को पहले हम समझ लेते हैं, ये भी 3 नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं कृषि से जुड़े हुए, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो खाद्य सुरक्षा की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको क्या कहना है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वासन देना खाद्य सुरक्षा। सरल शब्दों में बता देता हूँ मैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अगर उसको लगता है कि उसको भोजन की आवश्यकता है, तो सरकार उसको भौतिक रूप से यानी कि डायरेक्ट अनाज दे करके या उसकी आर्थिक सहायता करके भोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन देती, इसे ही खाद्य सुरक्षा। तो जिन देशों में ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है, वहां खाद्य सुरक्षा लागू करना आसान हो जाता है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत में, तो खाद्य सुरक्षा लागू करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो 94-95 हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लॉन्च किया, फिर उसको इम्प्रूव करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लॉन्च किया। अमेरिका द्वारा हम PL 480 प्रोग्राम के तहत बहुत ही घटिया किस्म का खाद्यान्न आयात करते थे, जिससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता था, बड़ी समस्याएं होती थी। इससे भारत में खाद्य संकट और बाढ़ की स्थिति के कारण हम ये सब चीजें करते थे। तो जब खाद्य सुरक्षा हमने लागू किया, हरित क्रांति के बाद ये खाद्य सुरक्षा हमने लागू किया, तो हमने खाद्य सुरक्षा को इस ढंग से लागू किया कि आज कुपोषण, गरीब लोगों की सहायता हम कर पा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हम कर पाए। तो अगला जो प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर में, वो आता है आपका मेगा फूड पार्क। तो ये योजना कब चालू हुई थी, 2008 में शुरू की गई थी। देश के अलग अलग स्थानों में 10 मेगा फूड पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई। 11वीं पंचवर्ष योजना में 30 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए। और इसका उद्देश्य अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखो। कृषि उत्पादों को नुकसान से बचाना, स्थायी आपूर्ति और रखरखाव की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करना, उनके मूल्य में वृद्धि करना, वैल्यू एडिशन करना, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों को बाजार से जोड़ना, ये काम होते हैं मेगा फूड पार्क के। खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में उसकी मुख्य बातें भी अलग से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये पॉइंट याद रखो कि खाद्य सुरक्षा विधेयक अब जो कि कानून बन गया है, कानून के रूप में ये आपसे पूछा जाएगा। 22 दिसंबर 2011 को संसद में इसे प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, गरीब परिवारों को कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से इसका उद्देश्य था। इसमें देश की 62.5% आबादी इसके अंतर्गत आएगी।
ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या इसमें आएगी। प्राथमिक श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य 7 किलो के अनुसार रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। चावल जो है 3 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। 2 रुपये किलो आपको गेहूं दिया जाएगा और 1 रुपये किलो मोटा अनाज इसमें दिया जाएगा। गैर प्राथमिक परिवारों को इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रखा गया वो 50% कीमत रखा गया है, यानी कि 3 किलो अनाज प्रति सदस्य इसमें उपलब्ध कराने की बात की गई। तो ये है मुख्य विशेषता इसकी। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ये इस क्लास का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये जितने भी हमने नोट्स पढ़े हैं वो इसमें आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हम अगली क्लास में कराएंगे कि कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, ये अलग से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है।